गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम में हमने पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर कवर किया था, चैप्टर नंबर 2, की कंसेप्ट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। तो हम इसमें देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है। द थर्ड चैप्टर, की कंसेप्ट एंड इश्यूज सिंस 1991, दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। In the first two chapters, we have studied the changes that have taken place in the world since 1991। वैसे एक बात बताना चाहूँगा, चैप्टर के दौरान काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको पूरी तरीके से देखें, अच्छे से देखें। ओके, सो नाउ क्या बताएं यहाँ पे 1991 में क्या क्या चेंजेस आए थे, वो तो हमारे फर्स्ट टू चैप्टर्स में से है। पहला हमने नहीं किया है, दूसरा चैप्टर हमने किया है। So we saw how the process of globalization has brought in concepts like participatory state, awareness of human rights, increasing importance of non-state actor, etc. Today, humanitarian issues like environment, perspectives about poverty, and development policies and approaches toward gender have become important. This chapter looks at these issues and tries to understand how India has dealt with them. ये बताया इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कैसे इंडिया ने इन सब चीज़ों से कैसे डील किया है और हमारे देश में क्या क्या ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज होते हैं। फिर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में बोला है, हमारा पर्यावरण और कैसे सस्टेन रहता है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, इट इज़ एवरीथिंग दैट मेक्स सराउंडिंग द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी कवर्स द मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, द प्लांट एंड एनिमल। ये सब चीज़ हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। बट अब इस चीज़ को एकदम एक बराबर अच्छे से रखना है, दैट इज़ अ सस्टेनेबिलिटी। द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वॉज फर्स्ट प्लेस ऑन इंटरनेशनल एजेंडा in 1972 at the United Nations Conference on the Human Environment held on Stockholm. The main purpose of the conference was to encourage and provide guidelines for the protection and improvement of human environment. So in 1983, UN had set World Commission on Environment and Development. बराबर है। तो 1983 में क्या होता है, यूएन क्या कर देता है, वर्ल्ड कमीशन बना देता है ताकि एनवायरनमेंट लेवल पे अच्छे से काम हो। और रिपोर्ट ऑफ कमीशन 1987 में बनाता है ताकि सस्टेनेबिलिटी रहे। बराबर है। तो ये चीज़ें उससे ही कनेक्टेड है। वैसे आपके आंसर का पार्ट है भी नहीं है। पर उसके बाद में देखिए यहाँ पे दिया, द समिट वॉज हेल्ड ऑन रियो 1992, रियो डी जेनेरियो, इट्स इन ब्राज़ील। Summit 1992 was called as the Rio Summit. The Rio Conference, the Earth Summit, sought to create इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑन डेवलपमेंट इश्यूज़। मतलब ये कि डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें करने के लिए ग्रुप बनाया गया था, बातें हुई थी। फिर द अर्थ समिट वॉज हेल्ड ऑन जोहान्सबर्ग, ये साउथ अफ्रीका में आता है। बड़े बड़े लीडर्स आए थे गवर्नमेंट के, बिजनेस, एनजीओज़ के। एंड 2012 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज अगेन हेल्ड इन रियो एंड इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड Rio+20। फाइन, तो यहाँ पे इतने लोग आए थे। Rio+20 में मतलब इतने ग्रुप ऐड हुए थे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंसर्न आर एज फॉलो। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंसर्न का, बराबर है। सबसे पहला आता है देखिए क्लाइमेट चेंज, कैसे क्लाइमेट बदल रहा है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस निकलती है, आर द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। दिस हैज़ रिजल्टेड इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज ड्रॉट, वाइल्ड फायर, हीट वेव्स एंड फ्लडिंग। ये सब एक वजह है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होने के बाद ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फाइन, नेक्स्ट इज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर ऑल्सो क्लोजली लिंक्ड। ग्रीन हाउस गैस इमिशन दैट आर वार्मिंग द प्लानट आर ऑल्सो क्रिएटिंग स्मोकी कंडीशंस इन मेजर सिटीज़ दैट एंडेंजर पब्लिक हेल्थ। पोल्यूशन के बारे में तो वैसे भी आप सब जानते हैं, पोल्यूशन किस लेवल पे होता है हमारे कंट्री के अंदर, बराबर है। तो ये हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ऐसे पोल्यूशन में देखा जाए तो एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन भी होता है एंड वाटर पोल्यूशन भी होता है, बराबर है। अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन हैं। फिर एक बात आती है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट को पूरा काट के रख देना, वहाँ से हटा देना। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट एज दे ऑब्जर्व CO2। CO2 बोले तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
that would otherwise escape into the atmosphere and worsen global warming. Cutting down trees also threatens animals and humans. Fine. Animals and उसके लिए अगर आप कटिंग करेंगे, so cutting down trees also threatens animals and humans who rely on healthy forests to sustain themselves. अब देखिए जैसे कि अगर फॉरेस्ट जो होंगे और उनको काट के रख देंगे तो अंदर जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती है ना. वाटर स्कैसिटी, पानी की कमी होना. As the population increase and climate change causes more droughts, water scarcity is becoming more of an issue. Access to clean, safe drinking water is an important problem faced by the population today. है ना. अभी अगर वाटर की स्कैसिटी आने शुरू हो गई, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमें नहीं मिला, तो हमारी पॉपुलेशन को आज के टाइम पे पीने का पानी भी नहीं मिलेगा. जैसे कि आज भी देख सकते हैं पीने के पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है. फाइन, भले ही हमारे अर्थ पे काफ़ी सारा पानी है बट पीने लायक पानी बहुत ही कम है. फाइन, जैसे कि अर्थ है, अभी अर्थ में 71% वाटर है और 29% लैंड है. बट उस 71% में से अगर मैं देखा जाए तो 1% ही ऐसा है, 1% से भी कम है जो सिर्फ पीने लायक पानी है. बाकी पानी हम नहीं पी सकते, बराबर है, क्योंकि वो ओशन का पानी है. नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Loss of biodiversity threatens food security and population health. Climate change is also a major contributor to biodiversity. देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में बताया है, डिफॉरेस्टेशन दिया हुआ है. सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है और इस चीज़ के बारे में कदम उठा रही है ताकि ये सब चीज़ें रुक जाए, ताकि लोग ना कर पाए. एंड द प्राइमरी कंसर्न ऑफ मिनिस्टर आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स relating to conservation of country natural resources including it lakes, rivers. मतलब जहाँ जहाँ पे देखिए पानी की है, मतलब जैसे कि नदी है या कोई रिवर है, कोई लेक है ना, कोई फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है, तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करे ताकि आने वाले समय में हम इनको बचा सकें. अदरवाइज़ नहीं बचा पाएंगे तो हमारे लिए सिर्फ एक ये ऐतिहासिक बात रह जाएगी. फाइन, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कैसे सोलार पैनल लगा के लोग अब के तारीख में अपने गांव में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. वैसे ये सोलार पैनल जो होते हैं ना, ये गांव में बहुत लोग लगवाते हैं अपने घरों के ऊपर, ताकि बहुत धूप पड़ती है तो इस धूप के चलते ही पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है. पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, चलिए देखते हैं इसमें क्या बता रहा है. पॉवर्टी डेवलपमेंट क्या होता है. पॉवर्टी, यस, सब जानते हैं गरीबी. हाउ इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट. यस, अगर पॉवर्टी रही तो डेवलपमेंट मुश्किल है. So, these are some of the issues that this section deals with. The traditional perception of poverty would focus on the lack of food, water, shelter, clothing, sanitation. There is also a monetary based consideration of what is poverty. Poverty is therefore a state of an individual, family, or society where people are unable to provide for their basic necessities of life. It focuses on the earning of an individual that would help him to live a relatively comfortable life. These are material एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. देखिए किसी को भी जीने के लिए बेसिकली सब जानते हैं पॉवर्टी से बचना होता है तो रोटी, कपड़ा, मकान और मेडिकल फैसिलिटी, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, बराबर है. और ये सब चीज़ें उनको उनका स्टेट भी प्रोवाइड करता ही है. सो देयर इज़ एन अल्टरनेटिव व्यू ऑफ पॉवर्टी द फोकस ऑन बोथ द मटेरियल नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. सो सस्टेनेबिलिटी सोसाइटी में क्या सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्म्स होते हैं. हियर द एम्फोसिस ऑन वैल्यू, community ties and availability of common resources. Such a view would focus on participatory nature of decision making, ensuring that the marginalized community. देखिए ये जो कंसेप्ट बताया है यहाँ पे पॉवर्टी का, सब जानते हैं कि इतने ज़्यादा लेवल पे लोग नहीं होते हैं, बराबर है, कम होते हैं. बट स्टिल क्या करें, हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा लेवल पे फैली हुई है. एक पिछड़ा वर्ग जिसको हम कहते हैं, एक बहुत सेक्शन एक ऐसा है जहाँ पे हमें उनके पास रहने के लिए घर तक देखने को नहीं मिलता. दे आर लाइक लिविंग ऑन द लाइफ ऑन द रोड, वहीं उनका खाना बनाना होता है, आप सोच सकते हैं. फाइन, सो वी कैन से दैट कि पॉवर्टी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा है. एग्जाम्पल आप देख रहे हैं. द अप्रोच टू द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ यूजुअली लुक एट थ्रू अ सेट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़. द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ पीपल. For example, development can be associated with economic growth.
One perspective about economic growth can focus on the predominant role of the state in promoting economic growth. Fine. हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर प्रमोट करना है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पॉवर्टी पे ध्यान दिया जाए. बराबर है. द फॉर्मर वुड बी क्लासिफाइड एज अ सोशलिस्ट while the latter as a capitalist. Both these are traditional approach to the development. सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट ये दोनों अपने आप में एक ट्रेडिशनल ज़माने में इनका अप्रोच हुआ करता था. बट आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू है? मिक्स इकोनॉमी की, जो कि इंडिया में अवेलेबल है. सिर्फ एक चीज़ से हम इंडियंस तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा पॉलिटिकल साइंस तो ये कहता है कि अगर इंडिया में इनमें से कोई एक चीज़ हो, कोई कैपिटलिज्म या सोशलिज्म, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. पर दोनों की बात है. The alternate non-traditional view about the development focus on both material and non-material aspect of poverty. It stress on political participation from the grassroots level, ensuring that all sections of the community are represented in the non-decision making process. It seeks a balanced activity nature, thus promoting the concept of sustainable development. फाइन. उसके बाद यहाँ पे बताया गया, देखिए पॉवर्टी के बारे में कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए हैं. और दैट्स द सेम थिंग. इकोनॉमिक एंड सोशल एंड यूनाइटेड नेशन कंसिडर पॉवर्टी एज अ डिनायल ऑफ चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी एज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. ये उनकी डिग्निटी के लिए. देखिए यहाँ पे बोला नॉट हैविंग अ स्कूल, दे कांट इवन गो टू क्लिनिक, नॉट हैविंग द लैंड. फाइन. अपने लिए खाना नहीं उगा सकते, उनके पास जॉब अवेलेबल नहीं है. ये सस्टेनेबिलिटी का ग्रोथ के लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे. दिख रहे हैं आपको यहाँ पे. ये कुछ मिला के 18 प्रोग्राम इन्होंने किए थे. 17 एजेंडाज इन्होंने रखे थे, डेवलपमेंट गोल थे. देखिए सबसे पहला दिया, देखिए नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर. तीसरे नंबर पे दिया है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate change, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goal. ये सब जो उन्होंने अपने गोल में ऐड किए थे 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने, कि 2030 तक ये सब हमें एजेंडा पूरे करने हैं किसी भी तरीके से. फाइन. तो यहाँ पे आगे देखिए बताया था पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में सबसे पहला मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. ये हमारे देश का सबसे पहला है कि मॉडर्नाइजेशन हमें आगे बढ़ानी है अपने देश की. देन वी हैव अ सेल्फ रिलायंस. हम अपने खुद पे आत्मनिर्भर बनेंगे. आत्मनिर्भर बनने से ये होगा कि हमें किसी के और के सामने हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. सेल्फ रिलायंस वॉज एसोसिएटेड विद द इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट. वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी. The focus was developed to indigenous industry. India did take a foreign aid from other country, but the aid was utilized mainly in the public sector industry. Socialist pattern of society with equity and social justice. ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारे जो लोगों के लिए जो हम प्लान्स बनाते हैं, 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं, वो पब्लिक की तरफ ज़्यादा पहुँचे, ना कि प्राइवेट सेक्टर को. मतलब पब्लिक के लिए मिले और प्राइवेटली उनको ये सब चीज़ों का बेनिफिट मिले, ताकि उससे क्या हो, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो और साथ साथ में पॉवर्टी में थोड़ी गिरावट आए. फाइन. साथ साथ में सम चेंजेस टिक्स प्लेस इन द 1960 1970. क्या क्या चेंजेस किया था? इंडिया फेस्ड एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन द लेट 1980. इंडियन पब्लिक सेक्टर वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल. द वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वेर बिकमिंग वेस्टफुल. कुछ प्रोग्राम्स इनके बहुत ही ख़राब हो गए, मतलब कुछ काम नहीं हुआ. बट यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉक्स में दिया हुआ है ग्रीन में, 2015 1 जनवरी से नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया. फाइन. बेसिकली यहाँ पे हम डेवलपमेंट और पॉवर्टी की बातों में यही यहाँ पे दिखाया गया है. और उसके बाद में क्या क्या योजनाएं बनाई गई सरकार द्वारा, ये यहाँ पे मेंशन की गई है. देन वी हैव दिस पॉवर्टी एंड वुमेन. यस, वुमेन और पॉवर्टी का अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर इंटरलिंकेज अमंग वेरियस इश्यूज एंड कंसर्न. मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर पुअर ओइंग टू कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज. Women and girls bear an unequal burden of unpaid domestic responsibilities and overrepresented in the informal job.
ये सब जानते हैं कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, घर के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है कई कई जगहों पे, और उन्हें फॉर्मल जॉब से दूर रखा जाता है. फाइन. देन in global politics, gender issues started gaining importance since 1980. This led to the development of gender perspective to look at world politics. It includes gender analysis, which means analysis of masculine and feminine identities is considered as important. Gender approach is based on the assumption that men and women understand the world in a different manner. It believes that this understanding is a product of social and historical experience. फाइन. उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, किस प्रकार का स्टेटस मिलता है. देखिए सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ये सब जानते हैं. द मेजर प्रॉब्लम दैट इंडिया फेस इन अ हाई लेवल ऑफ मेल फीमेल वेज गैप. Similarly, the participation of women in the labor market is low as 28%, while man is 78. तो जहाँ पे वेज की बात आती है मज़दूर की, वहाँ पे वुमेन को बहुत ही कम लेवल पे जॉब मिलता है. ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन सब जानते हैं. 2013 की रिपोर्ट बताती है कि दे वर ऑफ्टन एक्सप्लॉयटेड, डिनाइड बेसिक राइट, डुप्लीकेटेड एज मेड एंड इवेंचुअली अबंडन. शादी करके मेड का काम दिया जाता है. लिटरेसी रेट सब जानते हैं बहुत ही ख़राब है. मेल की लिटरेसी रेट है 82.14, जबकि फ़ीमेल की लिटरेसी रेट है 65.46. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी बहुत कम आपको वुमेंस मिलेंगी. तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से वुमेंस फेस करती हैं प्रॉब्लम्स को. एंड देन उसके बाद यहाँ पे और भी जो चीज़ों को डिस्कस किया गया है, लाइक वुमेन के लिए क्या क्या बनाए गए हैं कानून है. यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है. बेसिकली 2001 में ड्राफ्ट हुआ था एम्पावरमेंट वुमेन के लिए. 2016 में आर्टिकल के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट. 2005 में आया था डोमेस्टिक वायलेंस के लिए. फिर 2013 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट. 2019 मैरिज एक्ट. ये सब जो चीज़ें हैं वुमेंस के लेवल के लिए बनाई गई हैं. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर में इतना कुछ डिटेल डिस्कशन है नहीं. एक बार आप जस्ट ऐसा रीड करोगे तो आपको वैसे भी आ जाएगा. जब इसकी डाइजेस्ट बनेगी तो डेफिनेटली आपको इसके नोट्स अलग से प्रोवाइडेड होंगे. शायद आपके कॉलेज वाले इसमें आपको अलग से लिख के दें. बट ये टेक्स्ट बुक का जो पूरा पैराग्राफ है ये आपका स्पेसिफिकली आंसर तो नहीं है. हाँ, जो इसमें आंसर आर्टिकल था हमने उसको रीड किया ऑलरेडी. सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस चैप्टर जो हमें ज़रूरी था करना इसके अंदर. और साथ साथ में अब इसके बाद के जो आपको दिए हुए हैं ये क्वेश्चन आंसर्स बैक साइड के, एक बार अगर आप इस पर ध्यान दें तो डेफिनेटली आपको चैप्टर और अच्छे से समझेगा. आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन. फाइन. आप इसको अच्छे से याद करें और रीड करें. थैंक यू.